नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करें। तो हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि गरीबी उन्मूलन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए कृषि एक मुख्य गतिविधि है। कृषि में तकनीकी प्रगति के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं। हरित क्रांति हुई थी सबसे पहले, जिसके परिणाम स्वरूप उपज में वृद्धि हुई थी, और अब उभरती हुई आईटी क्रांति यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इन सबका विकास भारत में कृषि क्षेत्र को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कृषि में प्रौद्योगिकी को अपनाने से आत्मनिर्भर भारत पहल का भी पालन होगा और यह भारत को कृषि उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक भी बना सकती है। उसके बाद हम ये बताएंगे कि भारत में कृषि क्षेत्र कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहा है एट प्रेजेंट। तो सबसे पहली चुनौती जो कृषि क्षेत्र फेस करता है वो है, कृषि में प्रौद्योगिकी को अपनाना कई कारकों पर निर्भर करता है। अगर टेक्नोलॉजी को अगर एग्रीकल्चर में इंक्लूड किया जाए तो उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर के हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के हो सकते हैं। तो इसी वजह से अभी टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन चैलेंजिंग है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर ये चैलेंज फेस कर रहा है। अब कहीं पे ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा नहीं है, कहीं पे जो आप अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें जहाँ पे चाय की खेती होती है, वहाँ पे आपको अभी नेटवर्क अच्छा हो सकता है ना मिले। इसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, किसानों की हर जगह के किसान इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाएँ अपने पैसों से, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, चैलेंजिंग हो जाता है कृषि सेक्टर इन सारी जगहों पे। उसके अलावा कैपिटल काफ़ी ज़्यादा किसानों को लगाना पड़ता है और उन्हें बदले में रिटर्न काफ़ी कम मिलता है। कृषि के क्षेत्र की, एग्रीकल्चर के सेक्टर की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा इंडिया में लैंड होल्डिंग्स बहुत स्मॉल है। इंडिया में बेसिकली जो है वो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स हैं, बिग लैंड होल्डिंग वाले बहुत कम हैं। और सर ने जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था तो परसेंटेज भी बताया था कि कितने परसेंटेज फार्मर्स हैं इंडिया में स्मॉल, मीडियम और मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो परसेंटेज बताइएगा अगर आपने अभी पिछला वीडियो थोड़े दिन पहले जो एक प्रीलिम्स के पहले सर ने बनाया था वो देखा होगा। तो उसके अलावा किसानों में ज्ञान और कौशल की कमी है, यानी कि अभी भी वो इतने एडवांस नहीं हुई हो उनकी नॉलेज की वो पूरी तरीके से साइंटिफिक चीज़ों से अडाप्ट कर पाएँ। ये भी एक बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की काफ़ी कमी देखने को मिलती है, जिस रीज़न की वजह से अगर किसान प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोड्यूस ख़राब भी हो जाती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के साधन ना मिलने की वजह से वो समय पर मार्केट तक सामान अपना पहुंचा नहीं पाते, उन्हें सही कीमत नहीं मिल पाती है। और इसके साथ ही साथ जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो काफ़ी नेगेटिव रोल प्ले करती है अगर उपज अच्छी हुई उसके बावजूद। फिर सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा आजकल इशू बनता चला जा रहा है, क्योंकि जुडिशियसली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनका यूज़ नहीं किया गया, तो आज के समय में सॉइल ख़राब होती जा रही है। और अभी सेव द सॉइल मूवमेंट भी चल रहा है, क्योंकि एक टाइम पीरियड बताया गया है कि इतने टाइम तक इंडिया की इतनी % सॉइल जो है वो उपज लायक नहीं रह जाएगी। तो वो परसेंटेज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सेव द सॉइल मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का क्या कहना है कि किस ईयर तक हमारे पास कितने % खाली ज़मीन प्रोड्यूस करने के लिए बचेगी, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर एक बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि ज़्यादातर इंडिया में रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, रेन पे डिपेंडेंस है, और किसी साल अगर रेनफॉल कम हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है।
इसके अलावा बाढ़, पाला, ओलावृष्टि जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर्स है, ये भी एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। और अब कृषि क्षेत्र में काफ़ी कम श्रमिक उपलब्ध हैं, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। यूँ तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, इंडिया का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी भी बर्डन कृषि क्षेत्र पर ही है, पर अब लोग कृषि में इन्वॉल्व होना कम हो गए हैं और श्रमिकों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। यानी जो मजदूर होते हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जो भी आर्किटेक्चर बनते हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, उनमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं रैदर देन वो खेतों में काम करें। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं कृषि में। तो सबसे पहले है कि शाकनाशी यानी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, कीटनाशी उर्वरक और उन्नत बीजों का प्रयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से उपज में वृद्धि होगी और अच्छी गुणवत्ता की उपज होगी। यानी अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और इम्प्रूव्ड सीड्स का यूज़ किया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा। उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन क्षेत्रों में भी फसल उगाई जा सकती है जहां पर फसल उगाना पहले संभव नहीं हुआ करता था। यानी कि सॉइल की क्वालिटी को सुधारा जा सकता है, जो पौधे हैं उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से अडाप्ट कर पाएँ और वहाँ बढ़ पाएँ। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके फसलों को कीट और सूखा प्रतिरोधी यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस और ड्रॉथ रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है, और इसका एक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। फिर उन्नत तकनीकों के उपयोग से मिट्टी के क्षरण को भी रोका जा सकता है, यानी अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सके तो सॉइल डिग्रेडेशन को बचाया जा सकता है और धीरे धीरे करके सॉइल को रिकवर भी किया जा सकता है। फिर जल संसाधनों, उर्वरकों आदि के कुशल उपयोग से पर्यावरण की भी रक्षा होगी। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक्चुअल पता चल सकेगा कि किस एरिया में कितनी ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत है। ड्रिप इरिगेशन से काम चल जाएगा तो ड्रिप इरिगेशन किया जाएगा, ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी तो कैनाल के थ्रू पानी भेजा जाएगा। इसके साथ ही साथ फर्टिलाइज़र में किस चीज़ का कितना परसेंटेज है उस हिसाब से फर्टिलाइज़र डाला जा सकता है। तो चीज़ों का जुडिशियस यूज़ होगा, उस वजह से एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा होगा ही होगा, जो सॉइल ख़राब हो चुकी है वो भी इम्प्रूव करना शुरू करेगी ही करेगी और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। फिर कुल मिलाकर किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा अगर टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन किया जाता है। और सरकार ने अब तक क्या क्या पहले चलाई हुई हैं किसानों के फ़ायदे के लिए, अगर हम उन्हें भी एक झलक में देखें तो सबसे पहला आता है एग्री स्टैक। एग्री स्टैक क्या है? जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस एग्री स्टैक में एक साथ कर दिया गया है। एग्री स्टैक वो पहले जिसमें कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों का एक संग्रह कर दिया गया है। इसके अलावा डिजिटल कृषि मिशन यानी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसका टाइम पीरियड 2021 से 2025 तक है, इसे आपको टाइम पीरियड याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस डिजिटल कृषि मिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग और जीआई तकनीक, ड्रोन और रोबोटिक का उपयोग पर परियोजनाएं बनाई जाएंगी। फिर एकीकृत किसान सेवा मंच यानी यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म भी है एक, जिसमें कि एक ही जगह पर किसानों को बहुत सारी सेवाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसमें किसानों को कृषि संबंधी जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन यानी सब मिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है किसानों को। उसके अलावा और भी स्टेप्स सरकार के, जैसे किसान कॉल सेंटर बनाए गए हैं, किसान सुविधा ऐप बनाया गया है, कृषि बाजार ऐप बनाया गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल बनाया गया है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो सरकार ने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लिए हैं। फिर हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे कंक्लूजन के साथ। हम बताएंगे भारत में वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, फिर भी GDP के हिस्से में पीछे है। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियो में हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।